आत्मकथाएँ जो स्त्रियों की आत्मकथाएँ हैं, क्या समूची समस्त भारतीय भाषाओं में और विदेशों में जो आत्मकथाएँ लिखी गई हैं, क्या शत प्रतिशत उनके जीवन का दर्द, मर्म, हालात बाहर आए हैं? या आपको कहीं लगता है कि इनमें कोई चीज़ बढ़ा-चढ़ा कर लिखी गई या छुपा ली गई? देखिए, आत्मकथा कभी भी आदमी अपने वर्तमान में तो लिख नहीं रहा होता। आज जो उसके साथ घट रहा है, आपके साथ जो आज घट रहा है, आज ही आप अपनी आत्मकथा में नहीं लिख देंगे। आत्मकथा 4 ढंग से लिखी जा सकती है। एक, स्त्री या पुरुष अपने बारे में स्वयं लिखे और रोज नामचे की तरह से लिखे और लिख करके इकट्ठा कर ले, ताकि वो उसको रोज की जो उसके साथ घटनाएं हुई हैं उसका सच बिल्कुल मुकम्मल रहे और वो उसको बाद में जाकर छपवा दे। दो, उसके बारे में, स्त्री या पुरुष के बारे में उसका कोई, उसको जानने वाला कोई व्यक्ति उसकी कथा लिखे, जिसको आप जीवनी कह सकते हैं, जिसमें उसके उसके जीवन का सच सामने आए। तीन, जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर जाकर के स्त्री या पुरुष आत्मकथा लिखे कि जिसमें उसका पिछला जीवन भी आ जाए और आगे आने वाले जीवन के बारे में वो कल्पना कर सके। और चार, कि जीवन के ऐसे मोड़ पर जब उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाएं, तब वो आत्मकथा लिखने की कोशिश करे जहां पर कि उसके पास तथ्य भी गलत हो जाए, उसकी कल्पना भी काम करना बंद हो जाए और स्मृति पर भी पर्दा पड़ जाए। तो इन 4 तरीकों से आत्मकथाएं लिखी जा सकती हैं। स्त्रियां जो आत्मकथाएं लिखती हैं, जिस तरफ आपका इशारा है कि हम किसी स्त्री की आत्मकथा को सच क्यों माने, ये शायद आप यही पूछना चाहते हैं, नहीं, सच मैं ये मान। कहना चाह रहा हूँ, सच मानना मानने की बात नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सच्चाई का कितना अंश हो हाँ, सकता है, क्योंकि प्रेमचंद प्रेमचंद ने कहा है कि आत्मकथा ये है कि अपने हृदय अ, को ठोकर मार मार करके उस हृदय से निकली हुई जो पुकार है उसको आत्मकथा में अभिव्यक्त किया जाए। यही आत्मकथा है। उसमें कल्पना का लेश नहीं होना चाहिए। लेकिन स्मृति कैसे काम करती है? स्मृति वही नहीं होती जो जैसे जैसे सिलसिलेवार ढंग से कोई घटना घटी होती है, हमारी स्मृति में वो घटना उसी सिलसिलेवार ढंग से उपस्थित नहीं होती। हमारी स्मृति में प्रेम, आकांक्षा, पीड़ा, तकलीफ की की जो घटनाएं होती हैं, वो किस रूप में आती हैं और किस रूप में हम उनको दोहराते हैं। बार बार दोहराए जाने से जिन स्मृतियों को हम बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, दरअसल वो हमारे अवचेतन का अनिवार्य हिस्सा बन जाती हैं। और फिर उनको जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो उसमें कल्पना होती है, बिल्कुल, क्योंकि तारतम्यता लाने के लिए कल्पना की जरूरत होती है। क्योंकि कोई भी मनुष्य, अब वो जब से पैदा हुआ और जब तक वो उसकी सेंसेस काम कर रही हैं, तब तक उसको हर बात याद रहे, ये तो संभव नहीं संभव है। ये तो स्मृति को चैलेंज देने वाली बात है। लेकिन जहां तक सामुदायिक अनुभवों की बात है, जैसे तमिल की एक आत्मकथा है करक्कू, जिसे वामा मेरी फ्यूस्टीना ने लिखा। वामा मेरी फ्यूस्टीना ने कहा कि मैं जो ये लिख रही हूं, मैं इसको टेस्टिमोनी के तौर पर लिख रही हूं। ये आत्मकथा नहीं है, ये टेस्टिमोनी है। टेस्टिमोनी क्यों है? क्योंकि ये कथा जो मैं लिख रही हूं, दरअसल सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि मेरे समुदाय की कथा है। जिस समुदाय में एक आदिवासी स्त्री या आदिवासी स्त्रियां पुलिस के डर से घरों में अंदर छिप जाती हैं, और पुलिस जब रेड करती है चोरों को पकड़ने के लिए, पुरुष घर से बाहर भाग जाते हैं और स्त्रियों को पकड़ करके जबरदस्ती उनका बलात्कार करके, उनका शोषण करके, और पुलिस वापस लौट जाती है। हर हर आए दिन गांव में इस तरह की रेड होती है। क्रिश्चियनिटी उनको कहती है कि तुम लोग बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तुम्हारे पास शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, तुम हमारे धर्म में
आ जाओ और हम तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे। वो कहती है कि हमने धर्म परिवर्तन भी किया। धर्म परिवर्तन करने के बाद चर्च में गए तो चर्च में हमें क्लास में बैठने की बजाय, पढ़ने की बजाय हमें बचा खुचा उच्छिष्ट भोजन और चर्च के अहाते में झाड़ू लगाने का काम दिया गया। उसका कहना है कि धर्म एक तरह से किस तरह सिर्फ सत्ताधारियों के पक्ष में रहता है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। और इस तरह से वो धर्म की आलोचना करती है और वो ये कहती है कि ये मेरा सच नहीं है, बल्कि ये सामुदायिक सच है। इसी तरह वीरम्मा की आत्मकथा, जो कि बोल करके लिखवाई गई टेस्टिमोनी है, टेस्टिमोनी के तौर पर उसको लाइफ ऑफ ए अनटचेबल, जिसमें वीरम्मा ने कहा कि मैं परया जाति की हूँ, जो कि मैला उठाते हैं लोग, और मैं परया जाति की हूँ और हम अपनी जाति में हम ऐसे ही है जैसे कि कौए, तो हमें कौए अगर कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। वो कहती है क्योंकि कौए जो है वो उच्छिष्ट भोजन खाते हैं और एक कौए पर अगर थोड़ा भोजन मिल जाता है या कोई सूचना मिलती है तो वो कांव कांव करके पूरे समुदाय को इकट्ठा कर लेता है। वो अपने आप को कौआ कहती है। और यही नहीं, वो कहती है कि उसको जिस घर में वो काम करती थी, गोबर उठाती थी, मैला उठाती थी, वहां पर संतान पैदा हुई तो इसको कहा गया कि वो उस संतान को दूध पिलाए, और ये उस बच्चे को दूध पिलाती है अपने बच्चे को छोड़ करके। और वो दूध पिलाने के बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो इसके हाथ से पानी पीना नहीं चाहता है, कहता है कि वीरम्मा तुमसे पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारे शरीर से गोबर की बदबू आती है। इस तरह की जो आत्मकथाएं हैं ये टेस्टिमोनी का काम कर सकती हैं, हमारे पूरे इतिहास के लिए एक तरह से प्रामाणिक या और ज्वलंत कह लीजिए सत्य का काम करती है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। क्या हम जानते हैं कि जमींदारों के घरों में जब शादियां होती हैं आज भी, और जब दलित लोगों को बुलाया जाता है वहां पर काम करने के लिए, वहां पर सैकड़ों लोगों का भोजन बन रहा है, और यहाँ पर जो दलित हैं वो काम दिन रात करके थक जाते हैं, उनको कोई पैसा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। रात में 12 बजे उनको एक आदमी आता है और वो सोए हुए मजदूरों को जगाता है कि ये लो खीर बची हुई है, इसको लेकर अपने घर जाओ। वो खीर ले लेता है अपने तसले में, उसको इतनी नींद आ रही है कि वो खीर उठाकर अपने सिर पे रख लेता है, और उसको लगता है कि खीर के तसले में से खीर टप टप करके टपक रही है, और वो उसको काच करके वापस तसले में डालता है, घर लेकर जाता है अपने बच्चों के लिए। तो उसकी बच्चे सो चुके हैं, उसकी पत्नी उसको छींके में रख देती है कि ताकि इसको सुबह बच्चे उठेंगे तो खाएंगे। सुबह जब बच्चे उठकर देखते हैं तो उस खीर में गोबर पड़ा हुआ है, क्योंकि खीर जहां उसको परोसी गई थी उस मजदूर को, वो खीर गोबर पर रख दी गई थी, और जिसका निचला हिस्सा उसको लग रहा था कि दूध है, और वो काच करके उसमें रख रहा था। ये जो स्थिति है, इस स्थिति के बारे में क्या हम जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि एक स्त्री जो कि एक दुकान पर अपने पति के साथ बैठी हुई है, पति अपना दुकान का सामान लेने चला जाता है, तो ये दुकान का जो खाली ठोंगा है उस पर आत्मकथा लिख रही है। आत्मकथा लिख रही, पति आता है तो छुपा देती है। ट्रेन में जाती है पति के साथ, उसको देख करके सामने की बर्थ पर बैठे हुए कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। पति इसकी नाक पर मुक्का मारता है और इसकी नाक से खून का फव्वारा छूट जाता है, फिर भी वो उस पति को तो नहीं छोड़ रही। ये कितनी ईमानदार आत्मकथाएं हैं जिनको आपने इस मुझे लगता है मैंने हिंदी पट्टी की आत्मकथाओं को बहुत कम लिया। मैंने अपने विश्लेषण में हिंदी पट्टी की आत्मकथाओं को कम लिया, क्योंकि मुझे इन आत्मकथाओं में पहली 2 बातें लगी। ये बात मुझे जैसे मलयालम की बालमणि अम्मा की आत्मकथा में भी लगी।
कि शुरुआती दौर की आत्मकथाओं में ये देखा जाता है कि वो जैसे जैसे दिनेश नंदिनी डालमिया की आत्मकथा भी आप देखें, तो इन आत्मकथाओं में अ, पति को जस्टिफाई करने की कोशिश कि पति कितना महान है, जिसकी जिसकी छत्र छाया में वो रहकर वो कम से कम पढ़ लिख पा रही हैं। ये जस्टिफाई करने की शुरुआती दौर की आत्मकथाओं में ये कोशिश की गई है। इसमें मलयालम की भी आत्मकथाएं हैं कुछ, और कुछ ये जैसे कृष्ण भामिनी दास की आत्मकथा है, तो वो बंगला में लिखी गई। और या इस तरह से आपको ये आत्मकथा मिल जाएगी। हिंदी में भी तो इन आत्मकथाओं की संख्या ज्यादा है, जहां पर कि वो उन्हें ऐसा लगता है, इसका मुझे ये लगता है सैद्धांतिक तौर पर कि जिस जिस समाज में स्त्रियों पर सेंसरशिप का दबाव जितना ज्यादा है, वहां वहां आत्म से संवाद के अवसर उतने कम है, क्योंकि आत्म से संवाद की स्थिति नहीं होने पर आत्मकथाएं लिखी नहीं जा सकती। दूसरी बात है कि स्त्रियां अपने जो अनुभव हैं उनको सामाजिक अभ्यासों में कैसे रूपांतरित करती हैं। जिन प्रदेशों में, जिन भाषाओं में, जिन संस्कृतियों में ये रूपांतरण की प्रक्रिया जितनी तेजी से और जितनी बोल्ड तरीके से चली है, वहां पर उतनी ईमानदार और उतनी मारक आत्मकथाएं लिखी गई।